दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की वैधता सत्ता बोलते हैं जिसे नामक टॉपिक लेकर के आया हूं आप सभी के साथ। मैं केसर मटियाली सत्ता के बारे में आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक्स लगे या कोई संबंधित उससे कोई सुझाव हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि वैधता है क्या। शक्ति को वैधानिक स्वरूप दे देते हैं तो उसे सत्ता कहते हैं। यानी कोई भी शक्ति है, कोई भी ताकत है, कोई भी अपने आप में वैधता है तो उसे एक कानूनी स्वरूप दे देना ही सत्ता कहा जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर ने क्या कहा? मैक्स वेबर ने इसे आधुनिक युग में सत्ता के विश्लेषण का प्रभावी विचारक माना जाता है, जिन्होंने इसे 3 आयाम दिए। कितने आयाम दिए? 3 आयाम दिए। नंबर 1 प्रथम आयाम जो था परंपरागत सत्ता था, दूसरा जो था करिश्माई सत्ता, तीसरा जो था तार्किक वैधानिक सत्ता। तो दोस्तों सबसे पहले मैक्स वेबर के अनुसार समझना चाहेंगे कि परंपरागत सत्ता से क्या अभिप्राय हो सकता है। तो इनके अनुसार राजनीतिक वैधता दीर्घकालिक परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित होती है। किन चीज़ों पर आधारित होती है? जो राजनीतिक वैधता होती है, यानी जो हमें राजनीति से जो वैधता प्राप्त होती है, सत्ता प्राप्त होती है, राजनीतिक सत्ता जो प्राप्त होती है वो लंबे समय के लिए, यानी लंबे समय की प्रक्रियाओं और प्रथाओं के आधार पर प्राप्त होती है हमें, जिसे इन्होंने क्या माना? परंपरागत सत्ता के रूप में व्यक्त किया है। अब राजनीतिक सत्ता को इनने किसके रूप में व्यक्त किया? परंपरागत सत्ता के रूप में। थी तो राजनीतिक बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन उन्होंने उसे क्या किया? परंपरागत, यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी के अनुसार इनने प्रयोग किया, उसके रूप में उसे व्यक्त किया। इसे इतिहास द्वारा भी मान्यता प्रदान किया गया है, सबसे बड़ी बात है। और इसमें क्या होता है? समुदाय में विद्यमान होती है। जो भी परंपरागत सत्ताएं होती हैं, परंपराओं से जो चली आ रही होती हैं, वो सभी जो होते हैं समाज में विद्यमान होती हैं। अब उसके बाद आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और इसके स्वरूप को विस्तृत रूप से जानते हैं। तो सत्ता का स्वरूप है, यानी जो परंपरागत स्वरूप है, परंपरागत से हमने समझ लिया जो परंपराएं चली आ रही हैं। अब इसे मैक्स वेबर ने किस प्रकार से इसे विस्तृत रूप दिया? सत्ता का जो स्वरूप दिया वंशानुगत होता है। उनने कहा कि यह वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती आई है, तो उसके अनुसार इन्होंने इसे एक नया रूप दिया है। तो उनके अनुसार यह वर्तमान में कहाँ कहाँ व्याप्त है? इनने एग्जाम्पल भी दिए कि इनने कहा कि एक तो नंबर 1 सऊदी अरब में व्याप्त है, दूसरा कुवैत में, और तीसरा जो है मोरक्को जैसे देशों में अभी भी मौजूद है, अभी भी विद्यमान है। यद्यपि इसके कुछ रूप अत्यधिक औद्योगिक और आधुनिक समाजों में भी देखे जाते हैं। यानी जो औद्योगिक समाज हैं, जहाँ पे औद्योगिक उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, और जो आधुनिक समाज है, आज का समाज है, वहाँ भी आज भी ये देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कहाँ पे मिलते हैं या किन देशों में मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं? किस समाज में मिलते हैं? इंग्लैंड में अभी भी राजा का अत्यधिक सम्मान होता है। वहाँ पे राजा को ही सब कुछ माना जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? राजा का आज भी बहुत अधिक सम्मान होता है, जबकि वहाँ पर प्रभावी लोकतंत्र स्थापित है। दूसरे नंबर की जो आयाम आता है सत्ता का, करिश्माई सत्ता। अब मैक्स वेबर ने करिश्माई सत्ता का किस प्रकार से विस्तार किया? उनके अनुसार समझते हैं, राजनीतिक वैधता का जो दूसरा स्वरूप था वह करिश्माई सत्ता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व या करिश्मा पर आधारित होता है। या तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित होगा या व्यक्ति के करिश्मा पर आधारित होगा। इसका संबंध सामाजिक परिस्थितियों से है, या तो व्यक्ति के सामाजिक संबंधों से उसका संबंध होगा, या तो आर्थिक समृद्धि से नहीं होगा। आधुनिक युग में नेपोलियन, गांधी, फिडेल कास्ट्रो जैसे व्यक्तियों ने भी करिश्माई सत्ता का प्रयोग और आधुनिक लोक
तांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के द्वारा सत्ता का प्रभावी विस्तार किया जाता है। करिश्माई सत्ता औपचारिक नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं होती है। जो करिश्माई सत्ता का संबंध व्यक्ति विशेष के साथ होता है। सबसे मेन चीज़ हमें इसको पूरा एक निचोड़ में, एक लाइन में समझें कि जो करिश्माई सत्ता है उसका जो संबंध है व्यक्ति विशेष के साथ होता है। अब सत्ता का जो तीसरा आयाम था, मैक्स वेबर ने तीसरा आयाम जो दिया था, तार्किक एवं वैधानिक सत्ता, वो क्या है? मैक्स वेबर ने तीसरे प्रकार की सत्ता को तार्किक एवं वैधानिक रूप में व्यक्त किया था, जो विधि पर आधारित है, यानी कानून पर आधारित है, तथा आधुनिक राज्यों में प्रभावी रूप में विद्यमान है। तो आज भी क्या है? आधुनिक युग में भी क्या है? कानून पर आधारित है, विधि पर आधारित है, तथा आधुनिक राज्यों में प्रभावी रूप से विद्यमान है। जैसे समझते हैं आधुनिक युग में विभिन्न देशों में जैसे प्रधानमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति उसके पद के कारण होती है। जैसे प्रधानमंत्री है या उसके कार्यालय में सभी काम करने वाले जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी मंत्री वगैरह हैं या जो भी उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी प्रशासन है, वह उनकी सबकी शक्ति उनके पद के कारण है, न कि संस्था के कारण। यानी अनुमान लगाएंगे कि वो इस संस्था में काम करते हैं तो उनकी सत्ता उस संस्था से है ना, उनकी जो सत्ता है उनके पद के अनुसार है, उनकी शक्ति उनके पद के कारण है। तार्किक वैधानिक सत्ता का प्रभाव व्यक्ति से नहीं होता है। दूसरा हम ये भी समझेंगे कि जो तार्किक वैधानिक सत्ता है उसका प्रभाव जो पड़ेगा व्यक्ति से नहीं होगा बल्कि संस्था से होता है। अब प्रभाव संस्था से होगा, इसमें कुशलता भी विद्यमान होती है, जिसमें व्यक्ति की कुशलता भी विद्यमान मौजूद होती है। लेकिन आलोचकों के अनुसार इसमें सत्ता का स्वरूप अमानवीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अमानवीय हो जाता है। अब वेबर ने क्या कहा है? वेबर द्वारा वर्णित वैधानिकता की संकल्पना आधुनिक समाज में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी कुछ कमियां भी हैं। अब कमियां क्या रहेगी? इनकी कमियां क्या हैं? आगे आते हैं। नंबर 1 कमी क्या है? वेबर ने राजनीतिक व्यवस्था की वैधानिकता पर बल दिया, लेकिन उन्होंने इस बिंदु को उपेक्षित किया कि किन परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता को चुनौती प्राप्त होती है तथा यह अलोकप्रिय हो जाती है। अगला नंबर 2, आलोचनाओं के अनुसार वेबर यह भी नहीं बता सके कि वैधता का निर्माण कैसे किया जा सके। अब बैंथम के अनुसार समझते हैं शक्ति वैधता निम्न परिस्थितियों में वैधानिक हो सकती है। किस प्रकार से वैधानिक हो सकती है बैंथम के अनुसार? नंबर 1, बैंथम ने क्या कहा था? शक्ति का प्रयोग स्थापित नियमों के अनुसार हो तथा इनका उल्लेख औपचारिक विधि में भी संभव है और अनौपचारिक परंपराओं में भी हो सकता है। नंबर 3, बैंथम ने क्या कहा था? वैधता के लिए शासितों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है और सरकार और शासित दोनों नियमों को औचित्यपूर्ण माने। बैंथम ने यह भी कहा कि सरकार और शासित दोनों नियमों को औचित्यपूर्ण माने सत्ता में। अब अगला आता है इसी में नौकरशाही क्या होती है। अब हम नौकरशाही को भी जानेंगे। हमने शक्ति की वैधानिकता को जाना और सत्ता और शक्ति की जो थी उसके आयामों को जाना। अब उसकी नौकरशाही को भी जानते हैं। नौकरशाही से हम यहाँ पे क्या अभिप्राय लगेंगे? समाज के प्रबंध का एक संगठन होता है। जो नौकरशाह होता है वो समाज को प्रबंधित करने का एक क्या होता है? संगठन होता है। गैर निर्वाचित लोगों का संगठन है जो शासन को चलाते हैं, नौकरशाही अधिकारियों का शासन है। नौकरशाही क्या है? अधिकारियों का शासन है। नियम और कानून का भी शासन है तथा जटिल समाज के कारण नौकरशाही की आवश्यकता होती है। अब नौकरशाही की विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1, यह सोपानिक संगठन है। सोपानिक जैसे एक जहाँ भी काम करेगा एक संगठन के साथ काम करेगा। जैसे क्या काम? सेना, पुलिस, आर्मी, फोर्स जितनी भी हैं हमारी, सभी प्रकार की
यह एक सोपानिक संगठन है, ये इसकी प्रथम विशेषता है। दूसरा क्या आती है, दूसरी विशेषता, कार्यों का विभाजन होता है। जो भी कार्य इनमें दिए जाएंगे वो सब बटे होंगे, एक दूसरे को बटे होंगे, विभाजित होंगे वो। तीसरा जो आता है, औपचारिकता, नियमों व कानूनों का दायरा होता है। यानी हर किसी चीज़ में, हर संगठन में, हर नौकरशाही में एक क्या होती है, औपचारिकता होती है, नियम होते हैं, नियमों व कानूनों का दायरा होता है। लास्ट चौथा समझते हैं, परिवेश के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं होती हैं। आप सेना में जाना चाहोगे तो आपके लिए क्या, सेना में ऐसे तो नहीं चले जाएंगे हम, तो सेना में जाने के लिए हमारे लिए क्या आयोजित करनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद उसे हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा या कोई अन्य चीज़ें होंगी। तो अब इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिवेश परीक्षा के माध्यम से हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो परिवेश के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह भी नौकरशाही की विशेषताओं में आता है। उसके बाद आता है वैधता का मार्क्सवादी विचार। अब तो मार्क्स ने क्या कहा वैधता के बारे में, वैधता के बारे में, सत्ता के बारे में मार्क्सवादियों के क्या विचार थे, मार्क्सवादियों ने क्या कहा, मार्क्सवादियों के अनुसार क्या विचार थे। सबसे पहले मार्क्सवादियों में ग्रामशी आते। ग्रामशी ने वैधता को अधिपत्य के रूप में प्रस्तुत किया। किसके रूप में प्रस्तुत किया, अधिपत्य के रूप में। यद्यपि यह बिंदु उल्लेखनीय है कि परंपरागत मार्क्सवादियों ने वैधता की संकल्पना को बुर्जुआवादी मिथ भी कहा, लेकिन ग्रामशी ने इसे स्पष्ट रूप में स्वीकार किया था। साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादी शक्तियों के द्वारा उन वैचारिक तत्वों का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में औचित्य को सिद्ध किया जा सके। जैसे औचित्य को कैसे सिद्ध करेंगे, उदाहरण के लिए वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में भूमंडलीकरण को सभी के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। भूमंडलीकरण को सभी के लिए लाभकारी बताया जा रहा है। अब आता है वैधता संकट। अब वैधता संकट क्या होता है, वर्ष 1970 के दशक में एंथनी किंग और रिचर्ड रास ने अतिभार की संकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार उनने क्या कहा था कि वैधता पर संकट कब आता है, समकालीन युग ने सरकार के ऊपर अतिभार है। उनने कहा कि जो समकालीन युग में सरकार के ऊपर क्या है, अतिभार है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं के द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए सरकार पर उनके प्रकार के दबाव उत्पन्न करें। इसी मान्यता को विस्तारित करते हुए सैमुअल ब्रिटेन ने कहा कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य राजकोषीय संकट के शिकार हैं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य के द्वारा अधिक से अधिक पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जबकि सरकार के पास पैसे के स्रोत का क्या है, अभाव है। इसलिए उनकी यह मान्यता है कि कल्याण करना व्यक्ति का स्वयं का उत्तरदायित्व है। अगर हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है या खुद का उत्तरदायित्व है, स्वयं का फर्ज है, कहने का मतलब है, राज्य का नहीं। यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो वह स्वयं उत्तरदायी है, इसमें राज्य उत्तरदायी नहीं है। तो इस प्रकार से रिचर्ड रास ने यह परिभाषा दी थी। तो इस प्रकार से अन्य भी जो विचारक थे उनमें मैक्स वेबर ने वैधता की संकल्पना स्पष्ट की थी, रॉल्फ ने की थी, मिली बैंडे और निकोस और पोलाजा के अनुसार भी वैधता संकट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि ये सभी लोग सामाजिक रूप से इससे जुड़े हुए थे। इन्होंने बड़े प्रबंधकों, उद्योगपतियों और सिविल सेवकों को सामाजिक पृष्ठभूमि एक समान मानी, इसलिए इनका वैचारिक आधार था कि नौकरशाही के द्वारा उत्पन्न वैधता समतामूलक नहीं होती है। यहाँ तक बिंदु उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने नौकरशाही को समाज के तार्किक प्रबंध के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे पूंजीवाद की विशेष आवश्यकता के रूप में वर्णित किया। धन्यवाद। आज ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है।
दोस्तों, अगर आपको वैधता और सत्ता के बारे में अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसमें लाइक और शेयर करें, और इसमें अगर कोई त्रुटि या कोई भी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है या इस प्रकार से आपको और वीडियो मिलने चाहिए तो इसके लिए आप मुझे दोबारा से कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।